हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने इन्फिनिटी के बारे में चर्चा किया है और इन्फिनिटी के साथ साथ जो वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू का यूज किया जाता है, तो उस टू के स्थान पर अगर हम फार का यूज करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी। मैंने एक पीछे वीडियो अपलोड किया है इन्फिनिटी से ही संबंधित, और उसमें एक किसी ने कमेंट किया कि हम इन्फिनिटी टू के स्थान पर फार का उपयोग किस कंडीशन में और कब करते हैं। तो उस संदर्भ में भी यह वीडियो मैंने बनाया है। तो इन्फिनिटिव और फिर इन्फिनिटी के जगह टू का उपयोग न करके फार का उपयोग करते हुए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके अर्थात जेरंड के रूप में हम कैसे यूज करेंगे, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू को जोड़ करके हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, उस वर्ब फॉर्म के पहले टू का यूज करके हम इन्फिनिटी बना लेते हैं। और जब वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह हमारा बन जाता है जेरंड। और इस जेरंड के पहले फार का उपयोग करके हम किस तरह के वाक्यों को बनाएंगे और इन के यूज़ में क्या अंतर है, अर्थात टू और फार के यूज़ में क्या अंतर है, हमें इसे भी देखना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो पूरी अच्छी तरह से जो है हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ों को स्पष्ट किया है। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि दिस रूम इज़ टू क्लीन। भाव को देखेंगे, दिस रूम इज़ टू क्लीन, इस कमरे को साफ किया जाना है। इस कमरे को क्या किया जाना है, साफ किया जाना है। अब हम यहाँ पर लेते हैं पहले वर्ब, और वर्ब के पहले जो टू लगा करके इन्फिनिटी बनाया गया, तो इस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। जब हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब टू लगा करके हम इन्फिनिटी बनाते हैं, तो उस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी हमारा जो है इन चीज़ों को दिखाता है। आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, इन्फिनिटिव आर्डर भी देता है, यानी एक तरह से आदेश देता है। इन्फिनिटिव का उपयोग उद्देश्य के लिए भी करते हैं। इन्फिनिटी का उपयोग किसी कार्य को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है और यह कर्तव्य भी बताता है। जहाँ कोई आवश्यकता हो, किसी चीज़ की आवश्यकता के लिए भी हम इन्फिनिटी का यूज करते हैं। और इन्फिनिटी का उद्देश्य जो होता है वह अधिक से अधिक विशिष्ट होता है, वह अधिक से अधिक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के चलता है, स्पेसिफिक एम को लेकर के चलता है। और फिर देखें, जब हमें अनौपचारिक रूप में किसी बात को कहना हो तो उस संदर्भ में भी इनफॉर्मल यूज में भी इन्फिनिटी का यूज होता है और बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग कम होता है। बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग कम होता है। तो यह इन्फिनिटी के ये सब जो हैं यह यूजेज हैं। अब हम पुनः वाक्य पर चलते हैं और वाक्य को ही क्लियर करते हैं। दिस रूम इज टू क्लीन, इस कमरे को साफ किया जाना है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। यह क्लीन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमने टू लगा दिया और इस पूरे प्रकरण को हमने कर दिया इन्फिनिटी। यह इन्फिनिटी बन गया। और यह इन्फिनिटी जो बना है, आप देखें कि इस इन्फिनिटी क्या कह रहा है। इन्फिनिटी यहाँ ये कह रहा है कि इस कमरे को साफ किया जाना है, यानी कमरे को क्या करना है, कमरे को हमें साफ करना है। इसमें भी जो भी धूल पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ, कचरे पड़े हुए हैं या कोई अन्य चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, वेस्टेज चीज़ें हैं, जो अनर्गल चीज़ें हैं, उन अनर्गल चीज़ों को कमरे में से हटा देना है और हमें कमरे को बिल्कुल साफ कर देना है। तो अब इसका जो यूज हुआ इन्फिनिटी के रूप में कि दिस रूम इज टू क्लीन, इस कमरे को साफ किया जाना है। मतलब क्या हुआ कि किसी ने आदेश दिया, आर्डर दिया कि इस कमरे को साफ किया जाना है, या यूँ कह सकते हैं कि उसके मन में यह भावना थी, उसके मन में यह उद्देश्य था कि इस कमरे को साफ किया जाना है। या यूँ भी कह सकते हैं
कि किसी को कह दिया गया कि तुम्हारे लिए यह कार्य है। कार्य क्या है कि तुम कमरे की सफाई तुमको करनी है, यानी इस कमरे को साफ कर देना है। तो यह आवश्यकता भी उसको कह सकते हैं या विशिष्ट उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो जो भी जिस संदर्भ में आप लेंगे उस संदर्भ में यह रूम हमें दिखाई देगा, यानी इस कमरे को साफ किए जाने का मतलब यह है कि दिस रूम इज टू क्लीन। टू क्लीन का उपयोग करके, इन्फिनिटिव का उपयोग करके हम इन बातों को क्लियर कर लेते हैं। तो मतलब यही हुआ कि इन्फिनिटी का। अब यहाँ पर चलें, जो दूसरा हमने वाक्य लिया, दिस रूम इज़ फॉर क्लीनिंग। दिस रूम इज़ फॉर क्लीनिंग, यह भी क्या है, दिस रूम इज़ फॉर क्लीनिंग, यह कमरा सफाई के लिए है। यह कमरा सफाई के लिए है। अब भाव को समझें। पहला वाक्य था कि इस कमरे को साफ किया जाना है, यानी कमरे की सफाई करनी है। वहाँ कार्य क्या है, कमरे की सफाई करनी है। उद्देश्य क्या है, कमरे की सफाई करनी है। और जब हम क्लीन के वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया तो यह बन गया जीरंड। यह बन गया जीरंड। और इस जीरंड के पहले हम फॉर प्रीपोजिशन का उपयोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब जीरंड होता है तो जीरंड भी एक तरह से नाउन का कार्य करता है, या नाउन का काम करता है, एज ए नाउन फंक्शन करता है। तो दिस रूम इज फॉर क्लीनिंग, यह कमरा सफाई के लिए है। अब यहाँ पर इसके भाव को समझें कि कमरे का उपयोग यह बता रहा है, कमरे का उपयोग बता रहा है, न कि कमरे की हमें सफाई नहीं करनी है। हमें कमरे की सफाई बिल्कुल, इस वाक्य से यही स्पष्ट होता है कि हमें कमरे की सफाई बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि करनी है, बल्कि कमरे का उपयोग किया जाता है किसके लिए, सफाई के कामों के सामानों को रखने के लिए। जैसे देखें, कमरे का उपयोग करते हैं हम सफाई से जुड़ी चीज़ों को रखने। जैसे मान लीजिए कमरे को हमने झाड़ू से साफ किया, कमरे को हमने पोंछे से साफ किया, या कमरे को जिस सामग्री से हमने साफ किया उस सामग्री को इस कमरे में रखने के लिए इस कमरे का उपयोग किया जाता है। यानी सफाई की सामग्रियों को इस कमरे में रखा जाता है, इसके लिए यह कमरा है। यह कमरा सफाई के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कमरे का उद्देश्य क्या है कि इस कमरे में हमें सफाई की सामग्रियों को रखनी है। यह सामान्य उद्देश्य को बताता है या उपयोग के बताता है, और इसमें कोई मजबूरी या बाध्यता या आदेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कमरे को तो हम सफाई के लिए रखे ही हैं। हमारा कमरे का उपयोग होना सफाई के कामों के लिए, सफाई की सामग्रियों को रखने के लिए। तो इसमें कोई मजबूरी नहीं है, कोई आदेश नहीं है, और कमरे का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये जब लिखा कहा जा रहा है कि दिस रूम इज फॉर क्लीनिंग, यह कमरा सफाई के लिए है, तो कमरे का उपयोग हमें पढ़ने के लिए नहीं करना है, कमरे का उपयोग हमें सोने के लिए नहीं करना है, कमरे का उपयोग हमें एज ए डाइनिंग रूम के रूप में नहीं रखना है, खाने की कमरे का उपयोग हमें किचन के रूप में नहीं करना है। कमरे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सफाई के सामानों को रखने के लिए ही हमें इस रूम का उपयोग करना है। तो दिस रूम इज फॉर क्लीनिंग, तो फॉर क्लीनिंग का मतलब यह हुआ, और टू क्लीन का मतलब आपको मैंने पहले ही समझा दिया। तो इस तरह से आपने देखा। अब लास्ट क्या है कि जो फॉर क्लीनिंग, दिस रूम इज फॉर क्लीनिंग, इस तरह के सेंटेंसेज फॉर्मल होते हैं और वाक्य अधिक स्वाभाविक और स्पष्ट होते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, और ज़्यादातर मामलों में हम जो है उपयोग, दिस रूम इज फॉर क्लीनिंग, इसी तरह के वाक्यों का ज़्यादातर उपयोग होता है। और जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया कि बोलचाल की भाषा में इन्फिनिटी वाला रूप कम यूज होता है, जैसे दिस रूम इज टू क्लीन। दिस बुक इज टू रीड, यह किताब पढ़ने के लिए है। अब इस किताब का उद्देश्य क्या है? यहाँ किताब किस उद्देश्य के लिए है? पढ़ने के लिए है, तो यह उद्देश्य दिखाया गया। और रीड के पहले टू का यूज़ करके इस पूरे स्ट्रक्चर को, या यूँ कहें फ्रेजेस को, इन्फिनिटिव बना दिया गया। यह हो गया इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि उद्देश्य जो है निर्धारण करता है। तो दिस बुक इज़ टू रीड, यह किताब पढ़ने के लिए है। यानी किसी ने किताब को टेबल पर रखा, मेज़ पर रखा, या अलमारी में रखा, कहीं रखा, और वह यह बता रहा है, सूचना दे रहा है कि यह किताब पढ़ने के लिए है। यानी इस किताब को पढ़ा जाना है, इस किताब को पढ़ा जाना है। यह किताब पढ़ने के लिए है, इस किताब को पढ़ा जाना है।
और जब हम यह कहेंगे कि यह किताब पढ़ने के लिए है, दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग, तो इसका मतलब हुआ कि किताब का उपयोग ही पढ़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बात को ध्यान में रखेंगे, मैं कह क्या रहा हूँ कि यह किताब पढ़ने के लिए है, यानी जो किताब मैं रख रहा हूँ इस किताब को पढ़ा जाना है। यह किताब पढ़ने के लिए रखी जा रही है, यानी उद्देश्य है कि अभी किताब को पढ़ा जाना है। और यह वाक्य क्या बताएगा कि दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग, यह किताब पढ़ने के लिए है, यानी इस किताब का उपयोग पढ़ने के लिए ही किया जाता है। और यह जो है जो रीड में ING जोड़ करके इसको बना दिया गया जीरंड। यह हमारा क्या बन गया, यह बन गया जीरंड। और यहाँ तब इसके पहले फार का यूज हुआ। तो फिर अंतर को समझें, दिस बुक इज टू रीड, यह किताब पढ़ने के लिए, यानी उद्देश्य बता रहा है कि इस किताब को पढ़ा जाना है, इस किताब को पढ़ा जाना, यह किताब पढ़ने के लिए रखी जा रही है। और दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग का मतलब है कि इस किताब का उपयोग ही पढ़ने के लिए होता है। यहाँ उपयोग की बात हुई, इस किताब को अलमारी में सजा करके रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है या रखने के लिए नहीं दी जा रही है। इस किताब का उपयोग ही पढ़ने के लिए होता है, किताब का उपयोग अन्य कामों के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं कि किताब रख लीजिए बैग में और उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा, या ऐसा भी नहीं कि इस किताब को अलमारी में रख दीजिए और उसमें जो है वो क्या लग जाए, सीलन लग जाए या दीमक लग जाए और उस किताब को चट्टू कर दें। तो ऐसा नहीं है, यह किताब पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो भाव इसका यह होगा। आगे चलें, सीता है जब ब्लाउज टू वियर, यहाँ पर देखें सीता के को पहनने के लिए ब्लाउज है, यह ब्लाउज पहनने के लिए है, मतलब यह जो ब्लाउज है पहनने के लिए है, किसके लिए, सीता के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सीता को यह ब्लाउज पहनने के लिए है, यानी सीता ने जो ब्लाउज सिलवाया है वह पहनने के लिए सिलवाया है। तो यहाँ पर वियर का उपयोग जो है इन्फिनिटिव के रूप में है, क्योंकि इसके पहले टू लगा भी हुआ है, तो यह वियर का उपयोग इन्फिनिटिव के रूप में हुआ। और इस ब्लाउज का उपयोग आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी स्त्री अगर ब्लाउज सिलवाती है, साड़ी लेती है, तो वह पहनने के लिए ही लेती है, न कि उसको फेंकने के लिए या अन्य कामों के लिए नहीं लेती है। तो यहाँ पर हम फॉर वियरिंग का उपयोग नहीं करेंगे, फॉर वियरिंग का उपयोग हमारे वाक्य को गलत बना देगा। आगे चलें, आई हैव सम मनी टू स्पेंड, टू स्पेंड यह भी इन्फिनिटिव हुआ, टू स्पेंड यह भी जो है क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। और इन्फिनिटी का जो मतलब होता है विशेष तौर पर उद्देश्य हुआ, और उद्देश्य क्या है कि मुझे खर्च करने को थोड़ा रुपया है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए हैं खर्च करने के लिए, यानी रुपया जो है खर्च करने के लिए है, चाहे वो मकान बनाने पर खर्च हो, चाहे कापी किताब को खरीदने में खर्च हो, चाहे खाद्य सामग्रियों पर खर्च हो। धन का उपयोग क्या होगा, खर्च करने के लिए ही होगा, धन का उपयोग रखने के लिए नहीं होगा, धन जो है रखा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टू स्पेंड की जगह फॉर स्पेंडिंग लिखना सरासर गलत होगा। अब छठा वाक्य देखें, वह खेलने के लिए गया है। अब इसमें जो 3 वाक्य बने हैं, इन तीनों वाक्यों पर आप गौर से देखिएगा। वह खेलने के लिए गया है, तो सामान्य उद्देश्य को जब यह प्रकट करेगा, विशिष्ट उद्देश्य को प्रकट करेगा, तो ही हैज़ गॉन टू प्ले, वह खेलने के लिए गया। और यहाँ टू प्ले को हमने क्या बना दिया, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बना करके वाक्य को उद्देश्यपरक बना दिया कि वह खेलने के उद्देश्य से गया। वह गया तो किस मकसद से गया, किस उद्देश्य से गया, खेलने के उद्देश्य से गया। अब यहाँ पर देखें, अगर आप फार का यूज करते हैं तो यह वाक्य सरासर गलत होगा। यह फार का उपयोग करके, फार प्ले का उपयोग करके हम वाक्य को गलत ही बनाएंगे, हम यहाँ फार प्ले नहीं लिखेंगे। हाँ, किस कंडीशन में हम फार का उपयोग करेंगे, अगर प्ले को वर्ब न करके प्ले के पहले अ का यूज कर दिया जाए, इस अ का, और अ का यूज करके हम प्ले को नाउन बना दें, संज्ञा की भांति इसको कर दें, यानी प्ले को नाउन बना दें, तो नाउन बनने की कंडीशन में तब हम फार का यूज आसानी से कर लेंगे और हमारा वाक्य बिल्कुल सही होगा। तो ही हैज़ गॉन फॉर अ प्ले। इसी तरह से वे लड़ने के लिए गए, इसको भी देख सकते हैं, दे वेंट टू फाइट, यहाँ टू फाइट इन्फिनिटी रूप है, दे वेंट टू फाइट यह इन्फिनिटी रूप हो गया। और इन्फिनिटी रूप में यह उद्देश्य को दिखाएगा, पर्पस को दिखाएगा, एम को दिखाएगा। दे वेंट फॉर फाइट,
अगर यह फाइट वर्ब है और इसके पहले फार का यूज करते हैं तो यह वाक्य सरासर गलत होगा। हाँ, फाइट को अगर इसके पहले अ का यूज करके आप नाउन बना देते हैं तो जब भी नाउन बनाएंगे तो नाउन के पहले तब हम फार का यूज कर लेंगे और तब लिखेंगे दे वेंट फॉर अ फाइट, तब हमारा यह वाक्य बिल्कुल सही होगा। ही हैज़ गॉन टू वॉक, अब यहाँ टू वॉक इन्फिनिटिव है, वह टहलने के लिए गया तो यह इन्फिनिटिव हो गया। और इन्फिनिटी के बाद इसमें जो फार वाक हुआ यह वाक्य सरासर गलत होगा, क्योंकि यह वाक्य यहाँ वर्ब है और इस वर्ब के पहले फार का उपयोग फार वाक या फार वाकिंग करते हैं तब भी हमारा वाक्य गलत होगा। वह टहलने के लिए गया है तो ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, अ वॉक को हमने नाउन बना दिया और नाउन बना करके तब हमने लिखा क्या, फार, तो ही हैज़ गॉन फॉर वाक्य अ वॉक, वह टहलने के लिए गया है। तो यह जो पहला वाक्य है और यह जो वाक्य है ये दोनों वाक्य अपने आप में सही है, यह वाक्य हमारा गलत है। 9वां वाक्य है वह स्नान करने के लिए गई है तो शी हैज़ गॉन टू बाथ, यहाँ पर भी टू बाथ जो है आपका इन्फिनिटिव हो गया, यह भी जो क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। ही शी हैज़ गॉन टू बाथ इन्फिनिटिव, यह वाक्य जब बात के पहले अ नहीं लगाएंगे तो यह वाक्य हमारा गलत होगा और जब बात के पहले अ लगा करके इसको नाउन बना देंगे, क्या बना देंगे, नाउन, और जब यह नाउन बना देंगे तो हमारा वाक्य तब यह सही हो जाएगा और तब हम इन दोनों वाक्यों को सही ले लेंगे। शी हैज़ गॉन फॉर अ बाथ, वह स्नान करने के लिए गई है, तब यहाँ बाथ जो हो गया नाउन हो गया, वह स्नान करने गई। फिर 10वां वाक्य देखें, वह तैरने के लिए गया है तो वह तैरने के लिए गया है तब हम इसको बनाएंगे क्या, शी वेंट टू स्विम, यहाँ देखें शी वेंट टू स्विम। इस तरह के वाक्यों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएं। तो यह हो गया इन्फिनिटिव, टू स्विम हो गया इन्फिनिटी का रूप और स्विम के पहले अगर फार लगाते हैं तो यह वाक्य गलत होगा। फिर स्विम के पहले अगर अ का यूज करके इसको नाउन बना देते हैं तो नाउन के रूप में तब हम जो हो जाएगा फार का यूज कर लेंगे, तो ही वेंट फॉर अ स्विम। इसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है वह खाना बनाने के लिए गई है तो शी हैज़ गॉन टू कुक, अब यहाँ टू कुक जो होगा क्या होगा, यह चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो शी हैज़ गॉन टू कुक, टू कुक यहाँ इन्फिनिटिव यह भी हो गया। यह सब इन्फिनिटी के यूज के बारे में हमने चर्चा किया है, यह टू कुक इन्फिनिटी हो गया। और अगर फार कुक लिखते हैं, फार कुक लिखते हैं तो यह हमारा वाक्य सरासर गलत होगा और कुक के पहले अगर अ लिख करके इसको हम नाउन बना देते हैं, एज अ नाउन फंक्शन कराते हैं तो जब भी यह नाउन का काम करेगा तो हमारा फार जो हो जाएगा वह करेक्ट होगा और तब यह वाक्य सही होगा, मतलब यह वाक्य सही होगा, यह वाक्य हमारा गलत होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 11 वाक्यों के माध्यम से आपको टू और फार के यूज को इन्फिनिटी और जीरन के रूप में लेते हुए अंतर को समझाया और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है इन्फिनिटिव और इसके जो टू और फार का यूज है आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। हालांकि ये चीज़ें एक लंबे प्रकरण की चीज़ें होती हैं कि कहाँ हम जेरन का यूज करते हैं, कहाँ इन्फिनिटी का यूज करते हैं, कहाँ हम टू का यूज करते हैं, कहाँ फार का यूज करते हैं, यह एक लंबा प्रकरण है और इन चीज़ों को समझने के लिए हमें पर्याप्त समय की और पर्याप्त साहस की और पर्याप्त धैर्य की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अन्य चीज़ों को न लेते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। और यदि कोई आपको शंका हो तो कमेंट अवश्य करें, आपको कमेंट का जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। हम कमेंट के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, मस्त रहें, खुश रहें।